ध्यान देना, हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल 19 पढ़ा, तो मैंने एक बात बोली थी कि भाई आर्टिकल 19 बेरेक्ट का है, सिर्फ बेरेक्ट के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उतनी पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। एक दो लीडिंग केस है, प्रेस वाला, राइट टू बी साइलेंट वाला, वो ठीक है। आर्टिकल 20 बेरेक्ट में कुछ ही नहीं है, वो सारा ही बेरेक्ट के बाहर से है। आर्टिकल 20 जो भी है आपका, वो सारा का सारा ही बेरेक्ट के बाहर से है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 20 है क्या। आर्टिकल 1020 बात करता है, अगर उसकी हेडिंग की बात करें, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ध्यान दें, इसकी हेडिंग क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस वर्ड पे भी ध्यान देना एक बार। मोटा मोटी ऐसा बोलना चाहते हैं कि भाई आपको ये फंडामेंटल राइट देता है कि अगर आप किसी भी ऑफेंस के अंदर, इसकी जो हेडिंग है, अगर आप किसी भी ऑफेंस के अंदर एक बार कन्विक्ट हो गए हो तो आपको उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन है। क्या क्या प्रोटेक्शन है, क्या नहीं है, वो जाके देखेंगे। अगर इसकी हेडिंग को हम उठाएं ना, तो वो क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी भी ऑफेंस के अंदर, ऑफेंस क्या होता है अभी देखेंगे, अगर आप किसी भी ऑफेंस के अंदर कन्विक्ट हो चुके हो या कन्विक्ट होने के चांसेस हैं, तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, सबसे पहले ध्यान देना ऑफेंस वर्ड, क्योंकि ऑफेंस वर्ड से हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जो क्वेश्चन कई बार प्री में पूछा जाता है। ऑफेंस वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन है। ऑफेंस वर्ड हो सकता है किसी नॉर्मल किसी एक्ट में डिफाइन है, बट हम वो एक्ट की डेफिनेशन नहीं उठा सकते, क्योंकि वो एक्ट तो ऑब्वियस, कोई भी संहिता बोल दो, एक्ट बोल दो, वो तो ऑब्वियस उसी एक्ट, जो वो एक्ट बनाया गया वो तो ऑब्वियस उसी के जो प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल बीएनएस बोलूं तो बीएनएस की डेफिनेशन बीएनएस के ऊपर ही लगेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा नहीं गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो आप बीएनएस की डेफिनेशन उठा लेना, नहीं उठा सकते हम। तो हम कहाँ की डेफिनेशन उठाएंगे, हम डेफिनेशन उठाएंगे, एक एक्ट होता है, एक एक्ट होता है जनरल क्लोज एक्ट। ये क्या है जनरल क्लोज एक्ट? जनरल क्लोज एक्ट जो है उसके अंदर डेफिनेशंस बताई गई हैं कि भाई जनरली जो लॉ के अंदर जो वर्ड यूज होते हैं उनकी क्या क्या डेफिनेशंस है। तो जनरल क्लोज एक्ट में क्या बताई गई है, डेफिनेशन, कि लॉ के अंदर जनरली, अब वो वर्ड की जो डेफिनेशन है वो हम कहीं भी लगा सकते हैं, कोई भी जो लीगल वर्ड है उसको लेकर। तो सेम आता है ऑफेंस वर्ड, सेक्शन 338 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट, नोट्स में मिलेगा एक एक चीज, टेंशन मत लेना। सेक्शन 3 सबसेक्शन 38 ऑफ जनरल क्लोज एक्ट ऑफेंस वर्ड को डिफाइन करता है। वो कहता है जी ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है, जो पनिशेबल है, कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है वो ऑफेंस है। व्हिच मींस पनिशेबल कौन सा एक्ट होगा, क्रिमिनल। सीपीसी में तो पनिशमेंट की बात ही नहीं होती है, जनरली बोल रहा हूँ। सीपीसी में आप ये मत बोलना हाँ एक जगह हमने पढ़ा था कि अरेस्ट हो सकता है, वो तो ये है कि भैया वो कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको मान ही नहीं रहा, वो तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उसको सजा होती है, वो अलग कहानी है। पर जनरली सीपीसी या सिविल कोर्ट के केस में पनिशमेंट नहीं होती है, ये होता है कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, किसकी क्या राइट है, ये सब बातें हम करते हैं। तो पनिशेबल किसमें होता है, क्रिमिनल लॉ में। पनिशेबल किसमें होता है, क्रिमिनल लॉ में। तो यहाँ से एक बात निकलती है कि भाई ऑफेंस जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा है ना, उस वर्ड का मतलब क्या है कि ये जो आपका आर्टिकल 20 है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे लगेगा, ये सिर्फ क्रिमिनल एक्ट पे लगेगा। इन शॉर्ट सिविल लॉ इसका अपवाद है। हम इसमें जितना भी कुछ भी पढ़ेंगे उन सब में सिविल लॉ एक एक्सेप्शन है। सिविल लॉ क्या है, एक्सेप्शन है। तो हम क्या बोलते हैं भाई जनरल क्लोज एक्ट के अंदर ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है। ऑफेंस का मतलब क्या है, एक्ट व्हिच इज पनिशेबल। कोई भी ऐसा एक्ट जो पनिशेबल बाय एनी लॉ वो ऑफेंस होता है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ जो ऑफेंस वर्ड इन्होंने यूज किया है इसका मतलब ये है कि हम आर्टिकल 20 में जो भी कुछ पढ़ेंगे वो क्रिमिनल लॉ पर अप्लाई होगा। वो किस पर अप्लाई होगा, क्रिमिनल लॉ पर। ये कहानी मैंने आपको पहले इसलिए बोल दी क्योंकि अपने बार बार हर आर्टिकल 20 में 3 बातें हैं, हम वहां बार बार ये बात बोलेंगे कि यार सिविल लॉ इसका अपवाद है, सिविल लॉ इसका अपवाद है। अब वो कैसे है, ये ऐसे
कि भाई ऑफेंस वर्ड ही क्रिमिनल लॉ के बारे में है, सिविल लॉ के बारे में बात ही नहीं करता। ये बात समझ आई, इसको लेकर कोई भी डाउट? फिर अपने इसके टॉपिक पे आते हैं। दोबारा बात बोलूंगा, बेल एक्ट में तो इसकी सिर्फ हेडिंग हेडिंग है, ये मान लो आप, सारा कुछ बेल एक्ट के बाहर है इसका। कुछ भी अभी तक डाउट है तो पूछ लो, अगर कुछ भी पूछना है तो फिर अपने इसके टॉपिक पे आते हैं। हाँ, मतलब समझना नहीं पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा। ये जो इन्होंने आर्टिकल 20 की जो हेडिंग है ना, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, उस ऑफेंस वर्ड को अगर हम इंटरप्रेट करें, अगर उस ऑफेंस वर्ड का हम मीनिंग निकालते हैं ना, तब हमको पता लगता है यहाँ पर ये क्या बोलना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट, विच मीन्स ये जो आर्टिकल 20 है ये सिविल लॉ में नहीं लगेगा। कोई भी ऐसी चीज जिसको सिविल लॉ लग रहा है ना, उसको नहीं लगेगा। हो जाओ। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक। ये तो चलो मोटा मोटी इंट्रोडक्शन था, ये बात बतानी भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम हर जगह एक अपवाद उठा के लाएंगे, सिविल लॉ सिविल लॉ, तो अपने को पता लग गया कि भाई सिविल लॉ एक्सेप्शन क्यों। अब आते हैं टॉपिक पे, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के 3 पार्ट हैं। ट्वेंटी 22, 23 ये याद कर लेना। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसको पहले मोटा मोटी इसका मतलब समझ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है ऐसा कोई भी कानून नहीं बन सकता जो किसको लगेगा, पास्ट की चीजों पे। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो पास्ट की चीजों को लगेगा। इन शॉर्ट, कोई भी अगर लॉ बनेगा तो वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का बनेगा, या इसका अगर मीनिंग बोलूं तो हम बोलते हैं नो लॉ शैल हैव इफेक्ट ऑन पास्ट ट्रांजैक्शंस। पास्ट की चीजों को, कोई चीजों पर कोई कानून नहीं बन सकता। इसके बारे में 20(1) में बोला गया है, आर्टिकल 20 का जो आपका क्लोज 1 है, उसमें बोला गया है क्या क्या बातें बोली है वो अपने देखेंगे। देन कम्स नो डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस। किसी को भी आप 2 बार नहीं पनिश कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर चोरी का केस चला, मुझे आपने चोरी के लिए एक बार सजा दे दी, अब दोबारा नहीं सजा दे सकते हो। ये इसका बेसिक सा मतलब है। 20(2) में क्या बोला गया है, कैसे बोला गया, वो अपने आगे देखेंगे। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कि नो पर्सन कैन बी बाउंड टू एक्यूज, बोल दीजिए, नहीं सिंपल कर दो, नो पर्सन कैन बी बाउंड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अगेंस्ट हिमसेल्फ। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, ठीक है। यहां से प्री का क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई आर्टिकल 20 का कौन सा क्लोज बात करता है, डबल जियोपार्डी। एट टाइम ऑफ ऑफेंस। अब ध्यान दें,
दो बातें बोलता है। पहला कि भाई आप किसी को पनिश उसी एक्ट के लिए कर सकते हो अगर वो एक्ट जिस समय उसने किया उसी समय वो ऑफेंस हो, उसी समय। विच मीन्स अगर एक इस पे हम एक एग्जांपल में भी करेंगे, एक बंदा है उसने मान लो किया था सन 2022 में, 2022 में उसने एक ऐसा एक्ट किया जो ऑफेंस नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता अभी 2024 में, 2022 में उसने एक्ट किया था, उस समय वो ऑफेंस नहीं था, तो अब उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो। क्यों? 20 एक कहता है कि भाई आप किसी को भी ऐसे किसी भी एक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते हो जो एक्ट के समय जिस समय उसने वो एक्ट किया उस समय वो ऑफेंस नहीं था। दूसरा, आप किसी को भी अगर पनिश भी करोगे ना तो उतनी ही पनिशमेंट लगा सकते हो जितनी पनिशमेंट एक्ट के समय ऑफेंस के समय उस पर हो सकती थी। भाई देखो, किसी भी बंदे पे आप केस करते हो तो केस तो मान लो चला दो, केस तो चालू हुआ 2022 में, केस खत्म होते होते 5-7 साल लग जाते हैं। जैसे इस पे एग्जांपल करते हैं अपने, एक आदमी था उस पे ना 1947 में उस पे एक आरोप लगा, 1949 में एक नया ऑफेंस आ गया, नया ऑफेंस आ गया। और उस ऑफेंस ने क्या किया, 1947 में इसने जो एक्ट किया था, जो 1947 में ऑफेंस नहीं था, और 1947 में उसने एक एक्ट किया था जिसकी पनिशमेंट थी 1 साल। अब 1949 वाले कानून ने क्या कर दिया, इस एक्ट को भी ऑफेंस बना दिया, और 1949 वाले एक्ट ने ये जो पनिशमेंट है ये इंक्रीज करके कर दी, कितनी, 3 साल। कितनी, 3 साल। तो यहाँ पर 20(1) लगेगा। 20(1) कहते हैं कि भाई जिस समय उसने एक्ट किया, मतलब 1947 में वो एक्ट ऑफेंस था, नहीं था, नहीं पनिश कर सकते। हालांकि फैसला कब आ रहा है, 1953 में फैसला आ रहा है, 1953 में नहीं पनिश कर सकते हो। क्यों? 1947 में वो एक्ट ऑफेंस था क्या, नहीं था सर। 1949 में चाहे कोई भी कानून आया हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, जिस समय ये एक्ट हुआ उस समय वो ऑफेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जिस समय वो एक्ट या ऑफेंस हुआ उस समय कितनी पनिशमेंट हो सकती थी सर, 1 साल, तो उतनी ही होगी। क्यों? 20(1) ये बात बोलता है। 20(1) कहता है कि भैया, अगर अब इसको अपने एक साथ बोले तो 20(1) कहता है कि भाई जो आपके कानून आ सकते हैं ना, वो 2-3 चीजों के आ सकते हैं। पहला, एक कानून आएगा जो किसी नया क्राइम को इंट्रोड्यूस कर देगा, एक कानून आएगा जो हो सकता है कोई पनिशमेंट को बढ़ा दे या घटा दे, एक कानून आएगा जो हो सकता है कोई नया प्रक्रिया, नया प्रोसीजर बता दे। तो कानून 3-4 चीजों के चेंजेस ला सकता है। पर नया क्राइम, नया ऑफेंस बताना, ऑफेंस की पनिशमेंट बढ़ा देना, ऑफेंस की पनिशमेंट घटा देना, नया प्रोसीजर बता देना, ऐसे 3-4 चीजें होती है। तो 20(1) ये कहता है कि भाई मानते हैं 4 तरह के हुए ना, नया नया क्राइम, पनिशमेंट बढ़ाना, पनिशमेंट घटाना, कितने हो गए, नया क्राइम, पनिशमेंट बढ़ाना, पनिशमेंट घटाना, नया प्रोसीजर। तो 20(1) चारों को नहीं लगता, 20(1) सिर्फ 2 चीजों को लगता है। 20(1) कहता है कि भाई ऐसा है, आपका जो कानून आ रहा है, जो नया क्राइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो फ्यूचर को लगेगा, पास्ट की चीजों को नहीं लगेगा। उसको इन्होंने कैसे लिखा कि आप किसी भी बंदे को उस चीज के लिए पनिश नहीं कर सकते या उस एक्ट के लिए पनिश नहीं कर सकते जो ऑफेंस नहीं था एट टाइम ऑफ एक्ट, एक्ट के समय ऑफेंस नहीं था। दूसरा, आप किसी भी बंदे को उस ऑफेंस के लिए सजा नहीं, आप किसी भी बंदे को उतनी ही सजा दोगे जितनी सजा बताई गई थी एट टाइम ऑफ ऑफेंस। बताई मतलब एज पर लॉ बताई गई थी एट टाइम ऑफ ऑफेंस। इन शॉर्ट 20(1) पहली और दूसरी बात को लगता है, तीसरी और चौथी चीज को नहीं लगता है। अभी तक 20(1) को लेकर कोई डाउट, कुछ भी डाउट, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि 20(1) क्या कहता है, 20(1) के एक्सेप्शंस क्या है। यस, कोई भी डाउट अभी तक? ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सेप्शन।
ये जो हमने एग्जांपल किया ना, ये एग्जांपल एक लीडिंग केस लॉ है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आपसे पूछा जा सकता है प्री में कि विच ऑफ अ लीडिंग केस लॉ ऑफ आर्टिकल 21 केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1953, जहां पे मोटा मोटी इसी तरह का एक फैक्ट आया था। ठीक है, अब आते हैं एक्सेप्शंस में। इसकी एक्सेप्शंस आर्टिकल 21 व्हिच मींस आर्टिकल 21 तो बोल रहा है कि भाई पास्ट की चीजों को कोई कानून नहीं लग सकता दो केसेस में। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे कानून पास्ट की चीजों को भी लग सकता है? पहला, सिविल लॉ। अगर जो लॉ है वो सिविल इन नेचर है, उसको ये इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा, अगर जो लॉ है वो बेनिफिशियल इन नेचर है। अब ये क्या हुआ जी? तीसरा पॉइंट उठा लो जो हमने शुरू में बोला था, हाँ अभी रिपीट कर दूंगा दोबारा। तीसरा पॉइंट उठा लो, हमने एक बात बोली थी कि जो नया कानून आता है ना, वो या तो पनिशमेंट बढ़ाता है या पनिशमेंट घटाता है। अगर पनिशमेंट घटा रहा है तो बेनिफिशियल है। क्या है? बेनिफिशियल है। मान लो मैंने जिस समय एक्ट किया था उस समय उस ऑफेंस की सजा थी 5 साल, केस के दौरान नया ऑफेंस आ गया जिसने कहा कि अब सजा कितनी है? 3 साल। वो कानून मुझे लग सकता है, उस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। तो अगर कानून बेनिफिशियल इन नेचर है, किसमें बोला गया? रतनलाल स्टेट ऑफ पंजाब, कि अगर जो कानून है वो क्या है? बेनिफिशियल इन नेचर है। तीसरा, प्रोसीजरल लॉ, या मैं ये बोलूं कि अगर जो लॉ है वो न्यू प्रोसीजर बताते हैं। फॉर एग्जांपल BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही है। बट अगर पार्लियामेंट चाहती तो वो कर सकती थी, वो कह सकती थी कि कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे केसेस अब BNSS के हिसाब से चलेंगे, चाहे जो चल भी रहे, जो पास्ट में भी चीजें चल रही हैं उनको भी लगे। पर नहीं कहा, उनकी इच्छा है, क्यों? क्योंकि चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, किसी भी चीज को पास्ट में लगाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो ऑब्वियस है BNSS जो है वो 1 जुलाई 2024 के बाद जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उन्हीं का ट्रायल BNSS के हिसाब से हो रहा है। बट अगर चाहते तो कर सकते हैं। तो अगर कोई भी नया कानून आता है जो नया प्रोसीजर बताता है, नई प्रक्रिया बताता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। होने का मतलब ये नहीं है कि होगा ही। अगर लॉ बनाने वाली अथॉरिटी चाहे तो लगा सकती है। मान लो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी कोई ऐसा कानून बना रही है जो ऑफेंस की सजा कम कर रही है, वो कह सकते हैं कि इस कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। वो कोई प्रोसीजरल लॉ, नया प्रोसीजरल लॉ बना रहे हैं, उसमें वो कर सकते हैं कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। सिविल लॉ के केस में वो बोल सकते हैं कि इसका क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, मोहनलाल स्टेट ऑफ। अब ध्यान देना, आर्टिकल 21 अपना यहाँ खत्म हो रहा है। अब एक बार ध्यान दे देना हम लिखेंगे कैसे। देखो प्री में तो ऑब्वियस है, वो आपसे ऑप्शन ही पूछेगा तो आप लिख जाओगे भाई आर्टिकल 21 किस मैगजीन पे है, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ। एक्सपोज फैक्टर लॉ का नो एक्सपोज फैक्टर लॉ किस आर्टिकल नंबर पे है? आर्टिकल 20 क्लोज 1 पे है। एक्सपोज फैक्टर लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसका पास्ट ट्रांजैक्शन हो। प्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोज फैक्टर लॉ कब नहीं लगेगा? सिविल लॉ में नहीं लगेगा, या लॉ ऐसा है जो सिविल इन नेचर है। लॉ अगर बेनिफिशियल है, प्रोसीजरल लॉ है, उनको नहीं लगेगा। चलो ठीक है, अब आते हैं मीन्स। इसमें क्या है, कई बार मतलब जो आर्टिकल 20 है इसके 3 पार्ट है और हर पार्ट इतना है कि वो अलग से भी पूछा जा सकता है। तो कई बार ऐसे पूछ लेता है कि भाई एक्सप्लेन द मैक्सिम नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ। ये जो कहानी, ये जो बात है नो एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ, इसको एक्सप्लेन करिए। तो हम कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे कि एक्स पोस्ट फैक्टर लॉ क्या होता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो पास्ट की ट्रांजैक्शन को लगे। या फिर हम बोल सकते हैं नो लॉ कैन बी पास्ड हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लिखना हो तो फिर हम लिखते हैं आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है वो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या बोलता है? फिर हम वो लिखते हैं कि आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है वो दो बातें बोलता है कि एक, किसी भी पर्सन को आप किसी ऑफेंस के लिए तभी पनिश करेंगे
अगर वो जिस समय उसने वो एक्ट किया वो ऑफेंस है। कोई भी पर्सन तभी किसी एक्ट के लिए पनिश होगा अगर जिस समय वो एक्ट हुआ था उस समय वो एक्ट ऑफेंस था। दूसरा, कोई भी पर्सन है उसको आप उतनी ही पनिशमेंट लगाओगे जितनी पनिशमेंट एज पर लॉ बताई गई थी एट टाइम ऑफ ऑफेंस, जिस समय ऑफेंस हुआ उस समय। दो बातें बोलोगे, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करोगे। आप लिखोगे कि भाई कोई भी अगर नया लॉ आता है ना तो वो चार तरह से इफेक्ट क्रिएट करता है। पहला, वो फिर आप जो आपने कहा नहीं लिखोगे। पहला कि भाई वो या तो किसी एक्ट को या नया क्राइम इंट्रोड्यूस करता है, कोई एक ऐसा एक्ट जो पहले ऑफेंस नहीं था उसको वो ऑफेंस बना देता है। दूसरा, वो पनिशमेंट को इंक्रीज कर देता है, पहले जितनी पनिशमेंट थी उससे ज्यादा कर देता है। तीसरा, वो पनिशमेंट को कम कर देता है। चौथा, वो एक नया प्रोसीजर, ट्रायल का जो प्रक्रिया होती है वो बता देता है। फिर आप उसमें एक लाइन लिख देना नीचे कि आर्टिकल 20 का जो क्लोज 1 है वो पहले दो पॉइंट को लगता है, विच मींस अगर कोई ऐसा लॉ है जो नया क्राइम इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, अगर कोई ऐसा लॉ है जो पनिशमेंट इंक्रीज कर रहा है उसका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फिर आप उसके लिखोगे एक्सेप्शन। क्या लिख दिया? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ डिफाइन, मैक्सिमम डिफाइन किया एक लाइन में, 20(1) के बारे में लिखा, फिर उसके बाद नॉर्मली लॉ के क्या इफेक्ट होते हैं, फिर उसके बाद लिख दिया 20(1) किन किन बातों को लगता है, फिर इसके एक्सेप्शन लिखो। एक लीडिंग केस पर चलो ये लिख देना केदारनाथ वाला। एक्सेप्शन लिखो कि 20(1) जो है कम कम नहीं लगता है। पहला, कोई भी ऐसा लॉ जो सिविल इन नेचर है। दूसरा, कोई भी ऐसा लॉ जो बेनिफिशियल इन नेचर है। तीसरा, प्रोसीजरल लॉ, कोई भी अगर ऐसा लॉ जो जिसका नया प्रोसीजर है उनको नहीं लगता है, व्हिच मींस ये जो लॉ है इनके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं मतलब कि ऐसा नहीं कि होंगे ही, कि अगर बीएनएसएस बनाया जा रहा है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, नहीं। पार्लियामेंट चाहे तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकती है, होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम बोलते हैं कि भाई एक्सेप्शन है सिविल लॉ, लॉ बेनिफिशियल इन नेचर या फिर प्रोसीजरल लॉ जो होते हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है। दिस इज आर्टिकल 20 क्लोज 1। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। केस लॉ केदारनाथ, केस लॉ रतरगाम, दो इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं वो दो। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान नहीं पूछा जाता, क्यों लिखा है? ऑब्वियस भाई, आपका एक मिनट में अभी देख लेता हूँ, थर्ड लाइन में रीड कर लेता हूँ क्या है। आपका आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, आपका आंसर बाकी लोगों से अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही चीज पे होगा, केस लॉ। आप अपने आंसर के अंदर केस लॉ लिख रहे हो, केस लॉ कितना मतलब कौन सा अच्छे वाला केस लॉ लिख रहे हो उस पे वैल्यू करेगा। क्योंकि ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सब लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत लाइट लेते हैं कि हाँ ठीक है मोटा मोटी बात देख लो, केस लॉज के अंदर भी एक दो केस लॉ देख लो। नहीं, कोशिश करो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा पॉइंट है, सब्जेक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो कंटेंट लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कंटेंट बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, बहुत लिमिटेड कंटेंट है। ये फंडामेंटल राइट्स है जहां पर अपने इन डिटेल ये चीजें लिखते हैं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सब डायरेक्ट की बात है। तो अगर अपने पास केस लॉ लोगे तो अपना आंसर बहुत अच्छा बनेगा, बाकी लोगों से अच्छा बनेगा। और ऑब्वियस आप भी जानते हैं कि मेंस का पेपर नॉलेज पे नहीं, आप आपसे पहले जो कॉपीज चेक हुई हैं उनसे कितना अच्छा लिख रहे हैं वो आपका डिपेंड करेगा आपके मार्क पे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं अभी देख लेता हूँ क्या है थर्ड लाइन में। तो नो पर्सन शैल बी, थर्ड लाइन ना, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेटिंग द टाइम ऑफ कमीशन, नॉट बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन दैट व्हिच माइट हैव बीन इंफ्लिक्टेड लॉ इन टाइम ऑफ। ठीक, ये पेनल्टी वाली बात बोल रहे हो आप? nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offence। ठीक है, एक मिनट चलती है ना, एक मिनट। ठीक है, ये बात बोल रहा है अंगे मार, ये वाला point कि भाई आप जो लैंग्वेज है बता देता हूँ चलो पहले। nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted, ये कह रहा है कि भाई ना ही उस बंदे को आप उतनी पनिश आप उस सॉरी और उस बंदे को आप उतनी ही पनिशमेंट दोगे जितनी उस पर लगा सकते हो एट टाइम ऑफ ऑफेंस। लैंग्वेज है ना, nor shall be subjected to a penalty greater than that, मतलब कि जिस समय उसने ऑफेंस किया उस समय जितनी पनिशमेंट बनती थी उतनी ही लगाओगे, उतनी ही लगाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर कल को कानून बदल जाता है, पनिशमेंट बढ़ जाती है, नहीं।
ऑफेंस के समय जितनी पनिशमेंट थी उतनी ही पनिशमेंट लगेगी, तो उसको क्या बोलते हैं, उस बंदे को उतनी ही पनिशमेंट लगाई जाएगी जितनी बताई गई थी एट टाइम ऑफ ऑफेंस। दिस इज थर्ड लाइन। हाँ जी, आंसर राइटिंग वैसे तो अपने कई लेक्चर्स में आंसर राइटिंग के बारे में बात की थी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको आंसर राइटिंग बता चुका हूँ कैसे लिखोगे। आपके पास आर्टिकल 21 आता है, 1 मिनट। ऑब्वियस है, वो आपसे आर्टिकल 21 जब पूछेगा ना, तो वो आपसे आर्टिकल 21 को ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई आर्टिकल 21 लिखिए। हाँ जी, हाँ हाँ, बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है वर्ड टू वर्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशन की तो सच में लैंग्वेज ऐसी है कि आप लिख ही नहीं पाओगे। नॉर्मल लॉ से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज, तो आप लिख ही नहीं पाओगे। आप यही लैंग्वेज यूज करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आंसर राइटिंग। आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई एक्सप्लेन करिए मैक्सिम नो एक्स पोस्ट फैक्टो नो, क्या करोगे आप? सीधा लिखोगे कि भाई एक्सपोज फैक्टो लॉ का मीनिंग क्या है। ये मीनिंग है जी कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं लिख सकता, बना सकते जिसका पास की ट्रांजैक्शन को लगता हो। फिर आप उसको आर्टिकल 21 से कनेक्ट कर दोगे कि आर्टिकल 21 जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक्सपोज फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है, वो क्या बोलता है वो लिख दोगे सारा। फिर उसके बाद आप बताओगे कि भाई जनरली जो है कोई भी अगर नया लॉ बनता है तो उसके फॉलोइंग इफेक्ट होते हैं। फिर आप इफेक्ट लिख दोगे, जो 4 इफेक्ट कि भाई या तो वो नया क्राइम इंट्रोड्यूस करता है या वो पनिशमेंट बढ़ाता है, पनिशमेंट बढ़ाता है, ये सब चीजें हो गई। फिर आप लिख देना कि भाई आर्टिकल 21 जो है वो फर्स्ट टू को अप्लाई होता है, जो नहीं नया पनिशमेंट और ये सब, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके एक्सेप्शन लिख देना कि आर्टिकल 21 कब नहीं लगता है। एक्सेप्शन हेडिंग डाल देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख देना कि आर्टिकल 21 जो है फॉलोइंग कंडीशन में लगता है। सिविल अगर लॉ सिविल इन नेचर है, बेनिफिशियल है, प्रोसीजरल लॉ है, इनको नहीं लगता है, बस आपका आंसर खत्म। लीडिंग केस लॉ कैसे लिखोगे? एक्सेप्शन में लिखोगे पहला, इफ द लॉ इज सिविल इन नेचर। दूसरा दूसरा कैसे लिखोगे कि भाई अगर जो लॉ है वो बेनिफिशियल इन नेचर है, फिर ब्रैकेट में लिख देना एज हेल्ड इन द केस ऑफ रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इफ द लॉ इज प्रोसीजरल इन नेचर, या फिर प्रोसीजरल लॉ एज हेल्ड इन द केस ऑफ मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। केस लॉ अगर और भी कुछ लिखना हो, ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसा, अगर आपको वो भी रतन सॉरी केदारनाथ वाला केस लॉ लिखना हो तो लिख देना कि भाई आर्टिकल 21 वाज इंटरप्रेटेड इन द केस ऑफ केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, जहां पर एक्यूज था जिसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कैसे भी लिख सकते हो। आप जो पॉइंट लिख दो, जैसे यहाँ पर अपने ने एक्सेप्शन लिखा, अपने ने पहला एक्सेप्शन लिखा कि भाई लॉ सिविल इन नेचर है, वो किसी केस लॉ पे नहीं है। हमने जैसे दूसरा एक्सेप्शन लिखा कि लॉ अगर बेनिफिशियल इन नेचर है, ये केस लॉ में कहा गया है, तो ब्रैकेट में लिख दो एज हेल्ड इन द केस ऑफ रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा, लॉ जो है प्रोसीजरल इन नेचर है, केस लॉ में कहा गया है बिल्कुल, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एज हेल्ड इन द केस ऑफ मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, अगर केस लॉ की बात लिख रहे हो तो। और अगर आप अलग से मतलब लीडिंग केस लॉ नाम की हेडिंग लिख रहे हो तो सीधा लिख दो कि भाई इन केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, एआईआर 1953 आर्टिकल 21 वाज इंटरप्रेटेड, जहां पर जो अक्यूज्ड पर्सन था उसको जो है लॉ उसको जो है वाज पनिश्ड ओनली फॉर ऑफेंस, या फिर ओनली फॉर एन एक्ट व्हिच वाज एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। बस ये आप लीडिंग केस लॉ अलग से लिख दो, ओके। तो ये होता है। अब इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मैं आपको इसलिए मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लिख रहे हो, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, आपकी इच्छा है भाई आप ऐसे लिख रहे हो। लैंग्वेज कोई वर्ड टू वर्ड नहीं यूज करनी है, जो मैं बोल रहा हूँ मीनिंग लिख देना, बस बता मतलब ऐसे जो परफॉर्मा होता है, मीनिंग लिख दिया, आर्टिकल 21 लिख दिया, फिर उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा बात है वो लिख दी, फिर आर्टिकल 21, ये सब, ओके। अब आ जाइए आर्टिकल 22 के ऊपर। केस लॉ आर्टिकल 21 के इससे ज्यादा मत करना। लीडिंग केस लो दो है, केदारनाथ और रतनलाल। केदारनाथ और रतनलाल दो लीडिंग केस लो है, उससे ज्यादा कोई भी आपका लीडिंग केस लो नहीं है इन केस ऑफ आर्टिकल 20।
अब आ जाइए डबल जियोपार्डी। क्या है? नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है? इसका तो मतलब है नो पर्सन शैल बी punished twice twice। पर ऑब्वियस जैसे अपने शुरू में भी बोल चुके हैं कि भाई ये जो अपने आर्टिकल 20 कर रहे हैं बात ही सारी क्रिमिनल लॉ की कर रहे हैं। ये लग रहा है किसमें? क्रिमिनल लॉ पे। तो अपने जो एग्जांपल भी सोचो वो भी क्रिमिनल लॉ वाला सोचो, ठीक है, कि भाई किसी भी बंदे को 2 बार सजा नहीं हो सकती। पर अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें ना तो क्रिमिनल लॉ में 2 बातें हैं। एक मैगजिम है ऑट्रोफोइस एक्विट ऑट्रोफोइस कन्विक्ट। जिसका मोटा मोटी मतलब क्या है कि अगर कोई बंदा एक बार उसका ट्रायल हुआ, एक बार एक्विट, एक बार कन्विक्ट। अब ध्यान देना, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन है उसका ट्रायल हुआ और वो एक्विट हो गया या फिर कन्विक्ट हो गया, अब दोबारा ट्रायल नहीं होगा। दोबारा ट्रायल नहीं। ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर कोई बंदा है उसका एक बार ट्रायल हुआ और वो एक्विट या कन्विक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल मुझ पे आरोप लगा कि मैंने चोरी की और मेरे को वहां पे एक्विट कर दिया कि नहीं यार इसने नहीं चोरी की, अब दोबारा आप मेरे पे ऑफेंस ट्रायल नहीं कर सकते। दोबारा आप सेम फैक्ट मतलब सेम फैक्ट मतलब सेम केस के अंदर मेरे पे दोबारा ट्रायल नहीं चला सकते, ठीक है। सेम बात दूसरा पार्ट भी बोलता है कि मेरे पे एक बार केस चला है, मुझे कन्विक्ट कर दिया चोरी के लिए, अब आप दोबारा मेरे पे सेम फैक्ट के ऊपर कोई केस नहीं ला सकते, ठीक है। ये एक नॉर्मल है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल, क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल। पर अगर हम बात करें ना कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा नहीं लगता। कॉन्स्टिट्यूशन इसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया अगर किसी बंदे का एक बार ट्रायल हुआ और वो कन्विक्ट हो गया, अब दोबारा ट्रायल नहीं। वो कह रहा है कि अगर वो एक्विट हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कोई बात नहीं, दोबारा ट्रायल कर लो। हालांकि इस चीज को कंट्रोल किया गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आधी बात बोली है ना कि अगर किसी बंदे का एक बार ट्रायल हुआ और वो कन्विक्ट हो गया तो दोबारा ट्रायल नहीं होगा, जो इन्होंने आधी बात छोड़ दी एक्विट वाली, उसको बीएनएसएस बोलते हैं हम। बीएनएसएस के सेक्शन 337 में कवर किया हुआ है। सेक्शन 337 इस पूरे को कवर करता है। सेक्शन 337 जो है इस पूरे को कवर करता है। वो बोलता है कि भाई अगर किसी बंदे का एक बार ट्रायल हो गया और आपने उस बंदे को एक्विट या कन्विक्ट कर दिया, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन आधे क्वेश्चन बोला। ये बात मैंने आपको क्यों बोली? कई बार प्री का एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 20 क्लोज 2 जो है वो बीएनएसएस के किस सेक्शन से कनेक्टेड है? तो हम बोलते हैं सेक्शन 337। कैसे? आर्टिकल 20 क्लोज 2 इस मैगजीन पे बना हुआ है, ऑट्रोफिस एक्विट ऑट्रोफिस कन्विक्ट, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे का एक बार ट्रायल होने के बाद एक्विटल हो गया या एक बार ट्रायल होने के बाद कन्विक्शन हो गया, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। मैगजीन तो ये है, पर 20(2) जो है वो आधे मैगजीन को लेता है। वो कहते हैं अगर बंदे का एक बार ट्रायल हुआ और कन्विक्ट हो गया तो दोबारा ट्रायल नहीं होगा। आधे को उसने छेड़ा ही नहीं, आधे पे उसने बात ही नहीं की, एक्विटल वाले केस में बात ही नहीं की। और इस मैगजीन को पूरे मैगजीन पे कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस। तो 337 ऑफ बीएनएसएस एंड आर्टिकल 20 क्लोज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टेड है। बस इतना है कि 20 क्लोज 2 जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और 337 जो है वो एक लीगल राइट है। इतना सा फर्क है। अपने को यहाँ बस इतना सा ध्यान रखना है, जो अपने ने पूरी रामगाथा बोली है कि 20(2) जो है वो सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस से कनेक्टेड है और उसके अलावा अपने को कुछ नहीं देखना। छोड़ दो 337 क्या है कैसे है, छोड़ दो। वो जो अपने बीएनएसएस अपने ने किया है उसके अंदर आपके नोट्स में होगा, वो उसमें आपको छोटा सा ये टॉपिक वो मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट इसको लेकर, ताकि फिर अपने सिर्फ ही सिर्फ आर्टिकल 20 क्लोज 2 पर बात कर सकें।
यस, कोई भी डाउट फिर अपने आर्टिकल 20 क्लोज 2 पर बात कर सके। एक्विट कन्विक्ट, इसके ऊपर ये बेस्ड है। और सेक्शन 337 बी एनएसएस भी आर्टिकल 22 से रिलेटेड। अब आते हैं आर्टिकल 22 बोलता क्या है, फिर अपने उसके आगे की और बातें देखेंगे। आर्टिकल 22 सिंपल सी भाषा में ये बोलता है कि अगर कोई एक पर्सन है, उसको आपने प्रोसिक्यूट किया और उसको पनिश कर दिया, क्या बोलता है, इफ ए पर्सन is prosecuted and punished, दो चीजें हैं, पहले आपने उसका क्या किया, ट्रायल किया, फिर आपने उसको उस चीज के लिए पनिश कर दिया, he shall not be tried again for same offense। इन शॉर्ट अगर हम इसकी इसेंशियल्स निकालें तो मोटा मोटी इसकी इसेंशियल कुछ इस तरह से है। पहला, पर्सन accused of offense, दूसरा पर्सन prosecuted by court, तीसरा पर्सन punished in such proceeding। तीनों चीजें होनी चाहिए, ये आपने इसको बोलते हैं जुडिशियल अब ध्यान देना, तीन चीजें होनी चाहिए। पहला कि भाई एक बंदा है, उस पर कोई आरोप लगा, फिर उसके बाद आरोप लगने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने उसको डायरेक्ट पनिश कर दिया। यार डायरेक्ट पनिश का मतलब है कि भाई मान लो जुडिशियल ट्रायल नहीं हुआ है, आपने समझौते के तहत पनिश कर दिया। ये जो क्वाजी अथॉरिटी ट्रिब्यूनल्स होती हैं, इन्होंने पनिश किया, वो सब नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, आरोपी जो है उसका ट्रायल होना चाहिए, जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट द्वारा ट्रायल होना चाहिए। तीसरा, उसी ट्रायल के अंदर वो पनिश होना चाहिए। अगर ये तीनों हैं, एक्यूजेशन लगी है, कोर्ट द्वारा ट्रायल किया गया है, एंड देन उसको पनिश किया गया है, अगर ये तीनों चीजें हैं, तभी हम बोलते हैं कि आर्टिकल 22 लगेगा, 20 क्लोज 2 लगेगा, और आप उस बंदे को अब दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते फॉर सच ऑफेंस। अभी तक कोई भी डाउट, आर्टिकल 22 20 क्लोज 2 किस मैगजीन पर बेस्ड है, 20 क्लोज 2 से क्या कनेक्टेड सेक्शन है, उसके बाद 20 क्लोज 2 क्या बोलता है। क्या बोलता है वो, कि अगर किसी बंदे का एक बार प्रोसिक्यूट, अगर किसी बंदे को आपने प्रोसिक्यूट करने के बाद पनिश कर दिया, तो आप उसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते फॉर सेम ऑफेंस। ही शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर सेम ऑफेंस। ठीक है, ट्रायल ही नहीं होगा, he shall not be tried again for same offense। कोई भी डाउट अभी तक इसके अंदर? इसेंशियल्स क्या क्या है, पहला आरोप लगा, उसके बाद जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए या जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, कोर्ट जो कोर्ट होती है उसके द्वारा होना चाहिए, तीसरा और उसी ट्रायल के अंदर वो कन्विक्ट होना चाहिए। अब आ जाइए दो बातें, चलो ये तो कुछ नहीं है, भाई प्रोसिक्यूटेड का यह मतलब है कि भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, जुडिशियल ट्रायल होना चाहिए, पनिश का भी हम मतलब समझ गए। अब आ जाइए दो बातें, एक ये बात, एक ट्रायल एक्शन। पहली बात आई, सेम ऑफेंस इन्होंने क्यों लिखा। अगर इनको ये लिखना होता कि भैया एक बंदे का ट्रायल हुआ और उसको पनिशमेंट हो गई, दोबारा ट्रायल नहीं होगा, बात खत्म। इन्होंने सेम ऑफेंस वर्ड को लिखा। फॉर एग्जांपल अगर अपने ले लेते हैं, मान लो
ये होता ही ना, ये पॉइंट ही ना होता कि भाई बंदे को आपने ट्रायल किया, उसको पनिश कर दिया, अब उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा, विच मीन्स सेम फैक्ट पे दोबारा ट्रायल नहीं होगा। अब आप सेम फैक्ट में कुछ मर्जी ले आओ, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। पर इन्होंने क्या लिखा, सेम ऑफेंस। क्यों लिखा, इसकी वजह ये है, इसको एक केस लो अभी अपने आगे बात करेंगे, जिसकी वजह ये है कि भैया ऐसा है, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है जिसका नाम है ए, इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा कि सर इसने चोरी की है, ठीक है जी, चोरी की है, और इसको कोर्ट ने उस चोरी के लिए कन्विक्ट कर दिया, उस चोरी के लिए कन्विक्ट कर दिया। बाद में कोई बात नहीं करती, सर इसने चोरी तो की है, इसने उसी उसी फैक्ट के अंदर ही, इसने उसी फैक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ले लो भाई, चोरी करने के साथ साथ मान लीजिए कोई कनेक्टेड ऑफेंस ले लेते हैं, इसने हाउस ब्रेकिंग भी की है, जिसके बारे में हम लगाना ही भूल गए थे कि सर इसने हाउस ब्रेकिंग भी की है, और वो हम लगाना भूल गए थे, ध्यान ही नहीं था हमसे, ठीक है। वहां पर फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल लॉ है, वो बीच में आ जाएगा कि अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग बीच बीच में कोई भी चार्ज उठा लोगे, चार्ज दिलाने की भी कोई प्रक्रिया होती, वो अलग चीज है। पर वो बंदा अपना फंडामेंटल राइट नहीं ला सकता कि सर मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर एक बार मुझे प्रोसिक्यूट करके कन्विक्ट कर दिया, अब आप मुझे दोबारा किसी भी ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं कर सकते। कोर्ट कहेगा भैया ऐसा है, किसी नहीं, सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं कर सकते। अगर उन्हीं सेम फैक्ट्स के बेस के ऊपर, सेम फैक्ट्स के बेस के ऊपर कोई डिफरेंट ऑफेंस बन रहा है, जिसके लिए आपका ट्रायल नहीं हुआ, जिसके लिए आपको कन्विक्ट नहीं किया गया, हम उस डिफरेंट ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं और आपको कन्विक्ट भी कर सकते हैं। पहली चीज, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, दोबारा बोल देता हूं, ये जो आर्टिकल 20 क्लोज 2 है, किसको नहीं लगता, डिफरेंट ऑफेंस को। अगर सेम फैक्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंट ऑफेंस निकल कर आता है, जिसके लिए उस बंदे को कन्विक्ट नहीं किया गया है, तब उस डिफरेंट ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। कोई भी डाउट किसी भी तरह का, यस, इस बात को लेकर कोई भी डाउट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जब ये बात चली भाई ट्रायल अगेन नहीं होगा। अब ट्रायल तो मान लीजिए हर कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है। फॉर एग्जांपल, मुझे चोरी के लिए कन्विक्ट कर दिया, मेरे को कह दिया भैया तुमको चोरी के लिए कन्विक्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं खुश नहीं हूँ यार, मैंने चोरी की नहीं, मुझे तो आपने गलत कन्विक्ट कर दिया, और मैं अपील में चला जाता हूँ कि साहब आप मेरे को चेक करो कि इन्होंने जो सजा सुनाई वो गलत है। सामने वाली पार्टी बोल देती है सर ट्रायल अगेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सर कोर्ट ने एक बार प्रोसिक्यूट कर दिया, सजा सुना दी, बात खत्म, ट्रायल वहीं खत्म हो जाता है, अब आप उसका दोबारा ट्रायल नहीं कर सकते हो। तो इसके ऊपर एक केस लॉ है कि भैया ट्रायल अगेन का मतलब ये नहीं है कि वो अपील में नहीं जा सकता, वो रिवीजन में नहीं जा सकता, वो रिव्यू में नहीं जा सकता, ऐसी बातें नहीं है। वो प्रोसीडिंग का ही पार्ट है। अपील, रिवीजन, रिव्यू, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर वो जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज कर रहा है, वो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग माना जाएगा। क्या है दूसरा अपवाद, क्या है, अपील, रिवीजन, रिव्यू, एसएलपी, ये सब जितने भी हैं, इनके अंदर आप नहीं बोल सकते हो कि भाई अब वो अपील भी नहीं कर सकता। क्यों, एक बार कन्विक्ट हो गया, दोबारा ट्रायल नहीं होगा। दैट इज नॉट ए दोबारा ट्रायल, वो क्या है, कंटिन्यूएशन है। वो क्या है, कंटिन्यूएशन है। ये बात बोली गई थी आपका भगवान स्वरूप, भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में।
ये बोली गई थी संगीता बहन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये दो बातें हैं। अब एक बार अपने इसको सम अप कर देते हैं, फिर आपका कोई भी डाउट हो तब पूछ लेना। आर्टिकल 20 क्लोज 2 जो है वो नो डबल जेओपार्डी की बात करता है, जो कहता है कि किसी भी बंदे को आप दो बार पनिश नहीं कर सकते फॉर सेम ऑफेंस। जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी बंदे का अगर एक बार जुडिशियल ट्रायल हो चुका है, ध्यान देना यहाँ सिर्फ जुडिशियल ट्रायल को लगता है ये कि जुडिशियल ट्रायल हो चुका है और फिर आपने उसको पनिश कर दिया है, तब उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा ऑन सेम ऑफेंस। चार बातें, पहला जुडिशियल ट्रायल, दूसरा पनिशमेंट, तब बोलता है कि भाई आप उसका सेम ट्रायल नहीं कर सकते। ये जो है 20 क्लोज 2, ये सेक्शन 337 ऑफ बीएनएसएस जो है इसी से कनेक्ट है। सेक्शन आर्टिकल 20 क्लोज 2 एट्रोफिस एक्विड एट्रोफिस कन्विक्ट नाम के मैगजीन पर बेस्ड है, पर आर्टिकल 20 क्लोज 2 जो है सिर्फ आधे पार्ट को, एट्रोफिस कन्विक्ट वाला जो पार्ट है सिर्फ उसी को ही कवर करता है। आर्टिकल 20 क्लोज 2 के जो एक्सेप्शन है वो दो एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद बोल सकते हैं, जहां पर हम इसको नहीं लेंगे। पहला कि भाई अगर जो भगवान स्वरूप वाला जो केस लॉ है जिसके अंदर भाई अगर सेम फैक्ट पे डिफरेंट ऑफेंस बन कर आ रहा है तब ट्रायल हो सकता है। दूसरा जो अपील है, रिवीजन है, उसको ये नहीं लगता कि अपील नहीं कर सकते, रिवीजन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ट्रायल, वो रीट्रायल नहीं होता है, वो होता है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग संगीता में। आर्टिकल 20 दो मैक्स ज्यादातर प्री में पूछा जाता है, इसके मेंस में पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी आएगा तो इतना ही लिख देना। बस दो बातें जो आपके आंसर को अलग बनाएंगी, पहला इसका मैक्सिम, दूसरा केस लो। केस लो कोई भी एक लिख देना, चाहे तो भगवान स्वरूप वाला लिख देना, चाहे संगीता बहन वाला लिख देना। यही दो चीजें जो आपके आंसर को अलग बनाएंगी, बाकी सारा का सारी बातें सब के सब लोग लिखेंगे, सब सेम लिखेंगे, बस एक मैगजीन और केस लो। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने 20-3 पे आते हैं। अब आते हैं अपने 20-3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये आपके क्या कहते हैं, ये अपना राजस्थान जुडिशरी का जो लास्ट पेपर हुआ था, सभी में पूछा गया ये तो। राजस्थान जुडिशरी का जो इससे पहले जो पेपर हुआ था उसके मेंस में पूछा गया है, एमपी में भी कई बार पूछा गया। ये तो बहुत ऐसे मतलब उनका फेवरेट टाइप से टॉपिक है। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चले। अब आ जाइए 20-3 आर्टिकल 20 क्लोज 3, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि भाई खुद की कबर आप खुद नहीं खोद सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए टॉपिक पे, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में अगर अपने बात करें तो सिंपल सा है कि भाई कोई भी बंदा भाई खुद की खबर की यह बात है कि भाई आप पर जो आरोप लगा है, आप पर जो केस चल रहा है, उसके अंदर आप खुद गवाह नहीं बन सकते। क्या होता है, एनी पर्सन accused shall not be bound to be witness against himself। इसकी इसकी इसेंशियल्स ये बनी। पहला, पर्सन is an accused person। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट compulsion to be a witness
तीसरा विटनेस और स्टेटमेंट अगेंस्ट तो एक केस लॉ है एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का, जिसके अंदर इसमें इसकी थोड़ी इसेंशियल सी बातें बोली गई। लगी इसेंशियल कुछ अलग नहीं, सिंपल सा बोला गया। इन्होंने कहा भाई सेक्शन आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता है, ये कहता है भाई ऐसा है कोई बंदा है जिसके ऊपर आरोप लगा है, वो एक एक्यूज्ड पर्सन है, उसी केस के अंदर वो एक केस के अंदर आरोपी है, एक्यूज्ड है, और उसको आप बाउंड नहीं कर सकते हो कि वो बंदा खुद ही के खिलाफ आके कोई विटनेस कोई एविडेंस दे या खुद ही के खिलाफ आके कोई गवाही दे। सिंपल सा मतलब क्या है, कोई बंदा है वो किसी केस के अंदर एक्यूज्ड है, तो उस केस के अंदर आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो, एक्यूज्ड पर्सन को बाउंड नहीं कर सकते हो तो बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसकी इसेंशियल्स को इंटरप्रेट किया गया एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र वाले केस के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई दो तीन बातें लगती हैं। पहला, ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये उस पर्सन को लगता है जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड को लगेगा। अगर वो बंदा एक्यूज्ड नहीं है तब नहीं लगेगा। किसको लगेगा? एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है जी, कोई गवाह है पर एक्यूज नहीं तब नहीं। मतलब अगर कोई पर्सन है जो विटनेस है और वो गवाह के तौर पर कोर्ट में आता है और उसी समय वो अपने खिलाफ कोई बात बोलता है, तब नहीं लगेगा, तब नहीं लगेगा। दूसरा, ये जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है ये किस चीज के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है? अगेंस्ट कंपल्शन, कि आप उस आरोपी को एक्यूज को बाउंड नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं दे सकते हो कि खुद के खिलाफ विटनेस बनो। आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि विटनेस या कहते हैं एविडेंस दो, फोर्स नहीं कर सकते हो। अगर वॉलंटरी दे रहा है तो खुद से दे रहा है तो दे सकता है। पहला, किस पर्सन को लगेगा? जो एक्यूज पर्सन है। दूसरा, किस चीज के खिलाफ लगता है? फोर्स, कंपल्शन। अगर वो खुद से विटनेस बन रहा है दे सकता है। तीसरा, लगेगा कब? अगर वो जो विटनेस है वो स्टेटमेंट या जो भी एविडेंस दे रहा है वो खुद के खिलाफ दे रहा है। तो तीन चीजें उन्होंने बोली। पहला, किस पर्सन को लगेगा। दूसरा, किस चीज पर लगेगा? कंपल्शन पे। तीसरा, कब लगेगा? अगर वो जो बंदा गवाही दे रहा है वो, तो किसको लगेगा, कब लगेगा और किस चीज पर लगेगा। ये तीन बातें इन्होंने बोली। तो दिस वाज अबाउट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। बहुत सिंपल सा था। इसमें ये बात बोली कि भैया ऐसा है किसी बंदे को आप जो भी पर्सन है वो अक्यूज्ड है तो आप उसको बाउंड नहीं कर सकते, तो वे विटनेस, जिसकी एसेंशियल्स को इंटरप्रेट किया गया। हाँ, दोबारा बोल देता हूँ। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ने तो जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ने बोला ना वही बात इसने भी बोली। इसने बोला कि भैया ऐसा है कि कोई बंदा है वो एक्यूज्ड पर्सन है, आरोपी है किसी केस के अंदर, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो टू बी अ विटनेस इन दैट केस, कि इस केस के अंदर तुम विटनेस बनो। फॉर एग्जांपल, मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैंने चोरी की है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है ना वो मुझे बाउंड नहीं कर सकती। वो मुझे ये नहीं कह सकती कि अरे तुम इसमें गवाह बनो, तुम अपने खिलाफ गवाही दो, या फिर कोई भी गवाह बनो। मेरी इच्छा मैं गवाह बनूं, मेरी इच्छा मैं नहीं बनूंगा, जिसको हम बीएनएसएस में भी बोलते हैं कि एक्यूज्ड पर्सन को बिना उसकी इच्छा के आप गवाह नहीं बना सकते, उसकी इच्छा होगी तभी गवाह बनेगा। तो तीन बातें बोलेगी। एक, ये आर्टिकल कब लगेगा, मतलब सॉरी 20 क्लॉज 3 कब लगेगा? अगर जो पर्सन है वो एक्यूज्ड पर्सन है, मतलब किसको लगेगा मतलब। दूसरा, कब लगेगा? ये तब लगेगा अगर उसको आप कंपेल करते हैं, फोर्स कर रहे हैं टू बी विटनेस। और तीसरा, किस चीज पर लगेगा? स्टेटमेंट, वो जो बंदा जो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है जो उसी के खिलाफ है। इन तीन चीजों पर लगेगा 20 क्लॉज 3। अब ये तो इन्होंने सिंपल सी बातें बोली, पर इसके अंदर से कोई छोटी मोटी बातें निकली। पहला, अगर वो वॉलंटरी खुद से, जैसे कन्फेशन की बात बोलते, वो खुद से गवाही दे रहा है तो कि सब मैं कन्फेस करना चाहता हूँ, वो तो यहाँ नहीं रोक सकते ना, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो। पर खुद से आके गवाही दे रहा है तो दे सकता है। कहां पर बोला गया अभी वो देखेंगे। दूसरा, पहला अपवाद तो वॉलंटरी हो गया, एक्सेप्शन। दूसरा, इस आर्टिकल को इंटरप्रेट किया गया और उसमें एक राइट दिया गया, एक फंडामेंटल राइट बोला गया कि जो भी बंदा है जिसका इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, आपका केस चला रही है या आपके ऊपर आरोप लगा रखा है, आपका इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कोर्ट की बात नहीं कर रही है, कि भाई जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है उस समय आपके पास राइट है, राइट टू बी साइलेंट। इसके ऊपर बात करेंगे, जैसे अपने फिल्मों में देखते हैं सीबीआई वाले, सीआईडी वाले जांच कर रहे होते हैं, वो उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं, वो जवाब नहीं देता,
कहता है नहीं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं मेरा वकील आएगा उससे बात करूंगा फिर जवाब दूंगा। वो कहता है हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। वो कहता है आप कुछ भी कर दो। वहां पर एक केस लो कि भाई इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है, आप उनको बाउंड नहीं हो जवाब देने के। वो आपसे सवाल पूछ रही है, आपकी इच्छा है, आपको जवाब देना है दो, नहीं देना मत दो, कह दो मैं नहीं जवाब देता, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा इस चीज का, आपकी इच्छा है, आपको बाउंड नहीं कर सकते हो। ये एक राइट है, राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके पास राइट है कि आप चुप रह सकते हो। प्लीज इसको इंटरप्रेट किया गया। पहला अपवाद हमने पढ़ा, मतलब अभी अपने पढ़ेंगे वॉल्यूंटरी वाला। दूसरा अपवाद अपने पढ़ेंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी था, अब साक्ष्य अधिनियम में भी है, जिस एक्सेप्शन के बेस पे साक्ष्य अधिनियम का बनता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 दो। और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं नार्को टेस्ट, कि क्या नार्को टेस्ट को ये सेक्शन या आर्टिकल लगेगा। तीन चीजें हैं जो हमने देखेंगे। तो ये तो अभी तक सिर्फ बेसिक सी बात है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बोलता क्या है। अब आते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को लेकर एक छोटा सा जो बात है, राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इस केस लॉ में बोला गया आलोक वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इस केस लॉ में एक बात बोली गई थी कि भैया आप इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के दौरान को बहुत जरूरी नहीं है आप उनको जवाब दो, आपकी इच्छा है चुप रह जाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी बात जो आपके खिलाफ जा रही है आप चुप रह जाओ, आप बोल दो मैं नहीं जवाब देता, कोर्ट में दूंगा। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को इंटरप्रेट करके बोला गया था कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको राइट देता है, राइट टू बी साइलेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाइए एक्सेप्शन। क्या क्या एक्सेप्शन है? पहला वॉल्यूंटरी, वॉल्यूंटरी कन्फेशन। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। देवमन उपाध्याय जिसमें ये बात बोली गई थी कि भाई 20 क्लॉज 3 आपको ये कहता है कि आपको बाउंड नहीं किया जा सकता, बट अगर आप खुद से आके कोई बात बोल रहे हो, कन्फेस कर रहे हो जो आप ही के खिलाफ है, कोई दिक्कत नहीं, खुद से आप कन्फेस कर सकते हो। आर्टिकल 23 उस चीज को नहीं रोकता है। दूसरा एक्सेप्शन सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पहले सेक्शन 27 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब हो गया है 23 सब सेक्शन 2। ये क्या है? 23 सब सेक्शन 2 एक्चुअली कन्फेशन को लेकर है। जब हम साक्ष्य अधिनियम में बात पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ऐसा है कि भाई पुलिस वाले ने किसी बंदे से कोई बात पूछी, कोई भी, चाहे फोर्सफुली हो, कोर्ट कहता है हमको उससे कोई लेना देना, फोर्सफुली हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपने उससे एक बात पूछी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपने कोई एविडेंस निकाल लिया। फॉर एग्जांपल आपने उसको मार पीट के ये पता करवा लिया कि भैया ये बता तूने जो मर्डर किया, मर्डर की बॉडी कहाँ है। उसने बता दिया कि मर्डर की बॉडी जो है मैंने मेरे घर के पीछे एक गार्डन है उसमें छुपा रखी है। चाहे आपने फोर्सफुली उससे ये बात निकलवाई है, पर कानून कहता है अगर आपकी उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको वहां से बॉडी मिल जाती है, वो फैक्ट उसके खिलाफ एक मिनट, आप आई थिंक
नेटवर्क को लेकर कोई दिक्कत आया है? एक बार प्लीज बता देना ऑडियो वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत। पता नहीं क्या वो नेटवर्क कैसे चला गया। अब ठीक है। हाँ एक्चुअली क्या मैंने इसको भी ठीक है, पता नहीं वाईफाई को लेकर कोई इशू आया। अभी मोबाइल से चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो चलो क्लास हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एक एक्सेप्शन है जो ये बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट डिस्कवर होता है उसने कोई। चलो भाई फिर थैंक यू फॉर द क्लास।